नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी को घर में ही अगर घेर लिया जाए तो ये एक बहुत मुश्किल घड़ी होती, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। और कुछ ऐसा ही वक्त, कुछ ऐसे ही हालात आजकल मोदी और शाह के साथ हैं, जो अपने होम स्टेट गुजरात में कुछ कुछ घिरते नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात में जो इलेक्शन है विधानसभा का, वो फंसता चला जा रहा है। जो खबरें गुजरात से आ रही हैं उससे जाहिर होता है कि जैसे जैसे केजरीवाल गुजरात में शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बीजेपी के किले रहे, बड़े मजबूत किले रहे, तब से मोदी जी थोड़ा थोड़ा बौखलाए हुए हैं और उनकी रैली से ऐसा ही लगता है। और उधर कांग्रेस बहुत सलीके से, बड़ी खामोशी से जो देहात क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, यहाँ अपनी पैठ बना रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या गुजरात का ये जो इलेक्शन है ये फंसता चला जा रहा है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच में जैसे कोई गुपचुप समझौता हो गया हो कि तुम देहात में रहो, हम शहर में चलते हैं। अब ऐसी कोई ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन गुपचुप। और अगर आप मोदी जी के हाल फिलहाल के भाषण देखेंगे तो उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल को अर्बन नक्सल कहा है और जिस तरह से कांग्रेस की घेराबंदी की है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जरिए मुझे गाली दे रही, ये जो एक बौखलाहट है, ये बहुत कुछ बताती है। और अगर खुदा ना खास्ता गुजरात के इलेक्शन फंस गए, यकीन मानिए फिर इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। तो आज मैं रूबरू कराऊंगा दो मेहमानों से, दो दिग्गज पत्रकारों से। सीधे गुजरात ले चलूंगा आपको। राजकोट से हिमांशु होंगे और अहमदाबाद से आर.के. मिश्रा होंगे। और ये दोनों बहुत ही बेखौफ पत्रकार हैं आज की तारीख में। मोदी जी से डरते नहीं, अमित शाह से डरते नहीं, गुजरात में पत्रकारिता करते हैं और सच बोलते हैं। अब दोस्तों, गोदी मीडिया जो दिन रात टेलीविज़न पे ये बोल रही है, उसके जो रिपोर्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार वॉकओवर है मोदी के लिए और अमित शाह के लिए गुजरात में। ये ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि आप देखें बार बार मोदी जी जो हैं वो गुजरात जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश की जो राजधानी है, प्रधानमंत्री ने दिल्ली से उसको वापस गांधीनगर या अहमदाबाद ले गए हैं। अब नड्डा भी जा रहे हैं, अमित शाह भी वहाँ जा रहे हैं, रैलीज़ हो रही ताबड़तोड़ बीजेपी की। मैं उन सब पर आऊँगा और ज़मीनी हकीकत जो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है वो दिखानी है। लेकिन एक दो बातें बहुत अहम हैं जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा था। नंबर एक, इतनी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है गुजरात में, जो सियासी घटनाक्रम है, कि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर आज अगर आप इनको देखें, गोपाल इटालिया इनका नाम है, ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात के। इनको बहाने से, एक पुरानी ट्वीट के बहाने से इनको आज महिला आयोग ने बुलाया और वहाँ पर फिर पुलिस बुला ली गई। फिर गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 घंटे तक ये अंडरग्राउंड रहे दिल्ली में, बाद में बड़ी मुश्किल से छूटे। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो गिरफ्तारी थी, ये दिल्ली पुलिस की जो आप कह सकते हैं कार्रवाई थी, शाह साहब के कहने पर या मोदी जी के कहने पर, जिसके कहने पर, ये एक तरह से बूमरैंग कर गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि गोपाल इटालिया को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो पाटीदार समाज से आते हैं, और पाटीदार समाज के मुखालिफ हमेशा मोदी जी का नजरिया रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, पाटीदार समाज से किस अपराध का बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी? पटेल समाज से इतनी नफरत क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? गोपाल इटालिया जैसा एक सामान्य परिवार से निकला हुआ नौजवान अगर वो राजनीति में आगे जा रहा है तो उसकी टांग खींचने पर, उसको जेल भेजने पर क्यों तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? अब गोपाल इटालिया के साथ दिल्ली पुलिस ने जो बर्ताव किया, वाकई वो बुरा बर्ताव था। किसी भी नेता को इस तरह से रोकना नहीं चाहिए कई घंटों तक, जब चुनाव चरम पर हो। लेकिन पाटीदार समाज पर इसका क्या असर होगा गुजरात में, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो पाटीदार समाज है गुजरात में, अगर ये चाहे तो सरकार बना भी सकता है
और सरकार गिरा भी सकता है। अब दोस्तों एक और चीज़, एक और डेवलपमेंट जो देखने में आया है वो ये है कि इधर केजरीवाल को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जबकि केजरीवाल अपने को हनुमान भक्त बताते हैं, पूजा आरती की बात करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, वो सब चीज़ करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। और एक जैसे होता है कि जब बीजेपी कहीं ना कहीं हारने लगती है तो थोड़ा सा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, और वही कुछ देखा जा रहा है गुजरात में, जहां पर आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं की ऐसी शिकायत है कि उनको रोका जा रहा है और उनको लोग जैसे रोक रहे हो कि आप हिंदू विरोधी, हम आपको सभा नहीं करने देंगे, हम आपको रैली नहीं करने देंगे, हम आपको यहाँ आने नहीं देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियोस कुछ वायरल हो रहे हैं जो जिसको आम आदमी पार्टी अब दिखा रही है। ऐसा ही एक वीडियो मैं चाहूँगा आप भी देखें। हिंदू छो ने कई शपथ लेवराव्या कोई हिंदू देवी देवता नहीं અને આપણે એમાં માનશું નહીં તમે આવા શપથ લઈ ગયો તમે શું એમાં મફતનું લેવા પડ્યા છો। अब दोस्तों एक और वजह जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी बार बार गुजरात भाग रहे हैं, उनके साथ अमित शाह जा रहे हैं, नड्डा जा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, और जो भाषण है हाल फिलहाल के मोदी जी के, वो बौखलाहट उनके भाषणों में दिखती है। इसकी एक वजह यह है कि बीजेपी जो है गुजरात में, मगर ये आप मैप देखें और समझने की कोशिश करें, बीजेपी के जो गुजरात में गढ़ रहे हैं वो वहाँ के शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, भरूच, ये जो शहर हैं सबसे ज़्यादा बीजेपी को सीटें यहीं से मिलती हैं और यहीं से जीत होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी पिछले एक महीने से वो देहात क्षेत्र में पहले थी, अब वो शहर की तरफ बढ़ रही है। और जो शहर के जो पॉकेट्स हैं, चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, वहीं पर आम आदमी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं हो रही हैं और इसकी वजह से उनको रिस्पांस भी बहुत मिल रहा है। तो ये जो शहर की तरफ अब आम आदमी पार्टी ने रुख किया है, इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो जनता है वो उनको सुनने आ रही, चाहे वो बॉटम लाइन हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, आम आदमी पार्टी को इन शहरों में सुना जा रहा है और इसी वजह से बीजेपी थोड़ा सा आप कह सकते हैं बेचैन सी है। एक और चीज़ कि कांग्रेस, इधर तो लड़ाई शहर में हो गई, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और वो जो देहात इलाका है, वो जो ट्राइबल इलाका है, वहाँ पर कांग्रेस धीरे धीरे बैठ बना रही है। और आप यूँ कह सकते हैं कि लड़ाई शहरों में हो रही है, आप वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस ट्राइबल और आउटस्कर्ट्स में, रूरल एरियाज में अपनी पैठ बनाती चली जा रही। अब ये जो सिचुएशन है, ये एडवांटेज बीजेपी नहीं है। अब गोदी मीडिया के अखबारों में, चैनल में आप रोज़ाना गुजरात की रिपोर्ट देख रहे होंगे क्योंकि चुनाव बहुत क्रूशल है, लेकिन मुझे लगता है कि गोदी मीडिया जो दिखाती है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। सच से बहुत अलग हटके खबरें होती हैं। क्या है एक्चुअल पोजीशन? और मैंने दो दिग्गज पत्रकार, बड़े एक्सपीरियंस पत्रकार जो आज तक में रहे, एक साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, मैंने उनसे बातचीत की और मुझे लगता है ये जो बातचीत है इसमें एक सही तस्वीर आपको दिखेगी कि गुजरात में वाकई क्या होने जा रहा है, कितने पानी में है इस वक्त मोदी, अमित शाह, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। मिश्रा जी आप सबसे सीनियर हैं, पहला सवाल आप ही से मेरा है। हमने इधर देखा कि अचानक मोदी जी काफ़ी, उनके जो तेवर हैं बड़े तल्ख हो गए और पूरी तरह से वो बरस रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। पहली बार उन्होंने अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया जो शायद केजरीवाल के लिए हो सकता है। और इधर आज हमने देखा कि गोपाल इटालिया जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात के, उनको दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में ही उनकी आज गिरफ्तारी हो गई, हालांकि कुछ देर पहले उनको छोड़ दिया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अचानक ये जो कश्मकश है, जो जंग है, ये इतनी तेज क्यों हो गई है? कि कहीं ना कहीं घबराहट है मोदी कैंप में, शाह के कैंप में, कि शहर की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की सेना? दीपक जी, ये जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है और आम आदमी पार्टी अपने तरीके से बढ़ रही है,
और कांग्रेस अपने तरीके से बढ़ रही है। तो जब तक गांव की तरफ आम आदमी पार्टी चल रही थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शहर की तरफ थोड़ा रुख करना शुरू किया, तो वो ऊंची नीची होने लगी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी गुजरात में उसकी अर्बन डोमिनेशन से ही जीतती आई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो रहे हैं, अर्बन एरिया जो रहे हैं, वो उसका गढ़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जब से आए और आगे जब उनका जो टेनोर चला, तो उन्होंने अर्बनाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। अर्बनाइजेशन के साथ वर्टिकल मूवमेंट, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट से ये होता है कि जब अगर मकान ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक जगह पर आप 2-4 लोगों से संपर्क कर रहे हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, आपको जो भी नैरेटिव कैरी करना हो। लेकिन इसमें इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं अनईजीनेस है बीजेपी के अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मोदी जी ने इस ट्रिप में, जो इस बार जो वो आए और 3 दिन उन्होंने दिए, प्रधानमंत्री अगर 3-3 दिन दें और तकरीबन पूरा स्टेट कवर करने की कोशिश करें तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो पहली बार वो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी उब्लिक नरेंद्र मोदी जी हमेशा नैरेटिव सेट करते रहे, लेकिन जब वो आम आदमी पार्टी से गुजरात में जूझ रहे हैं या डील कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने नैरेटिव उलट दिया था। रेवड़ी से जो शुरू हुआ था, उसमें टोन और टेनर जो है वो केजरीवाल सेट करने लगे, और बीजेपी की सरकार यहां पर रिएक्टिव मोड में आ गई, एक्ट नहीं कर रही थी। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस वालों को अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, कब से लड़ रहे हैं, सडनली जो है केजरीवाल जी ने सौराष्ट्र में एक मीटिंग की और कुछ कहा, तो वो 7 दिन में वो मामला सॉल्व हुआ। लेकिन वो एक मामला सॉल्व हुआ तो उसकी वजह से 25 और मामले खड़े हो गए, क्योंकि हर आदमी को ये रियलाइज हुआ कि अगर केजरीवाल जी कह देते हैं तो सरकार उसको सॉर्ट आउट करने में लग जाती है। लिहाजा जो नैरेटिव वापस लेने की, अपने हाथ में वापस लेने की कोशिश है मोदी जी कर रहे हैं। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में बीजेपी को नुकसान कर सकती है, जो अभी तक शहरों में बहुत सुरक्षित रही है और जहां से उसको जीत मिलती रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो टाइमिंग है, जिस तरीके से उन्होंने टाउन हॉल्स किए अरविंद केजरीवाल ने शहरों में खास करके, और जो सेगमेंट को उन्होंने एड्रेस किया है, तो वो कोई जाति वाला तबका नहीं है। उन्होंने मिडिल क्लास है, सेगमेंट्स को पकड़ा है। उन्होंने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल को पकड़ा है, जो बॉटम क्लास है, रिक्शा वालों को पकड़ा है, बॉटम क्लास है, व्यापारी को पकड़ा है, मध्यम वर्गीय। कि देखिए व्यापारी की परिस्थिति क्या है, व्यापारी आज टैक्स भरता है, सब कुछ करता है और महंगाई की मार भी सहन करता है, उधारी में धंधा भी करता है, जीएसटी भी, उधारी पे जीएसटी भी चुकाता है। तो सब जगह से वो घिरा हुआ है, महंगाई से, उधारी से, डिमांड भी नहीं है। तो ऐसे माहौल में ये टाइमिंग ऐसा था कि व्यापारियों का मतलब मार्केट में कहीं डिमांड नहीं आती। देखिए आप, व्यापारी फ्री बैठे हैं, तो वो जाके अरविंद केजरीवाल जी के टाउन हॉल में बैठ गया और उसको लगा कि इनकी बात में दम है, अगर ये 300 यूनिट मेरे को फ्री देते तो मेरा 1500 का बचत होगा। देखिए गुजराती एट द एंड ऑफ द डे उसके डीएनए में व्यापार होता है, वो पैसा समझता है, समझो आप, बराबर है। जिस दिन पैसे पे प्रॉब्लम आई ना, एक बार आई नोटबंदी में, हमने चला लिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, जीएसटी आया चला लिया, बट जो मंदी आई और उसको आप जिस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से इन्फ्लेशन, तो गुजराती को लगता है कि अब मेरी जेब पे मार पड़ना शुरू। गुजराती मतलब किसी को भी लगता है कि मेरी जेब पे मार पड़ना शुरू हुआ है, तब जाके बंदा समझ जाता है कब मेरे रोटी के भी वांदे होने वाले हैं। इसीलिए ये टाइमिंग ऐसा था जिसमें व्यापारियों को ऐसा लगा कि अगर 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मिलता है तो 1000-1500 रुपए की बचत है। आज मान लीजिए कोई व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी है, 30-40 हजार रुपए का धंधा नेट कैश लेके घर पे आता है महीने के अंत पे, तो उसमें से 8 से 10 हजार रुपए खाली एजुकेशन में 2 बच्चों के चले जाएंगे आपके। ट्यूशन की फीस मैं अलग बोल रहा हूँ, स्कूल की फीस खाली। तो व्यापारी आज ये सोचता है कि 11,000 की बचत अगर मेरी महीने की होती है और
हेल्थ में मान लीजिए कोई इश्यू हो गया फैमिली में, तो मतलब वो तो बिल कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं है। तो उस पैसे से शायद मैं अपना मेडिक्लेम खरीद के उसमें से जो भी करना है कर लूंगा, या मुझे फ्री हेल्थ मिल रहा है। और देखिए ये जो अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे को ऐसे बोला जा रहा है कि रेवड़िया, मैं बोल रहा हूँ ये रेवड़िया नहीं है, दीज आर योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। किसी भी पार्टी को आपको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन देना है। मतलब ये ऐसी बात है, अगर मैं जर्नलिज्म में आता हूँ तो मुझे न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना है, रोज देखना है क्या आया है क्या नहीं आया है, क्या मैंने मिस कर दिया और क्या मैंने रिपोर्ट करना है, जो भी खबरें होती है। तो मेरा बेसिक ड्यूटी जो बोले वो है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सत्ता में आना है तो इतना तो करना ही करना है आपको। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा बोलते कि हवाई मुसाफरी फ्री करवाऊंगा तो रेवड़ी है, अगर वो बोलते हैं कि फ्री रेल में मुसाफरी करवाऊंगा तो रेवड़ी है। हिमांशु भाई, मेरा छोटा सा जवाब आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप राजकोट में भी हैं, आप अहमदाबाद भी गए हैं, आप सूरत भी गए हैं, आप वलसाड भी गए हैं, आप भरूच भी गए हैं, आप सारे शहरों में ट्रेवल कर रहे हैं लगातार पिछले 2 महीनों से। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल और बहुत ही मुख्तसर सा जवाब चाह रहा हूं आपसे। क्या ये जो आपने सारी बातें बताई, टाउन हॉल और शहरों की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो ये जो बॉटम क्लास की आप बात कर रहे हैं, बॉटम क्लास और साथ में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जी, तो ये बॉटम क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, क्या ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये अंडर करंट है, जो बौखलाहट, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि जो बौखलाहट है बीजेपी में, ये उस अंडर करंट की वजह से है। दूसरा क्या हुआ है, मैं अगर बोलूं तो मैं परसों और उससे पहले, मतलब 4 दिन पहले मैंने ये देखा था कि बीजेपी में, मैं हर डिबेट में बोलता था कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि बीजेपी में सक्रिय रूप से निष्क्रिय कार्यकर बैठा है। तो वो शायद निष्क्रिय कार्यकर इसलिए बैठा था क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कोई ऊपर से कोई कमांड या ऊपर से जिस तरीके से बातें आनी चाहिए वो नहीं आती। जैसे ही गौतम पाल का मुद्दा आया, शहरों में रातों रात होर्डिंग पोस्टर लग गए। बीजेपी की वो जो आर्मी थी जो एकदम मतलब कम्युनल, सक्रिय रूप से निष्क्रिय, कम्युनल पोलराइजेशन जो करती है, वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो गई है। और हालात ये है कि परसों जामकंडोरणा करके यहाँ पे जगह है, वहां पे पीएम की जो सभा हुई, जामनगर में जो सभा हुई, तो पूरा मतलब एक वातावरण में बदलाव सा आ गया है, एक प्रो बीजेपी वातावरण। खास करके मैं आंकड़ों के मुद्दे पे भी उसमें आऊंगा कैसे होता है। पर एक चीज, कल से एक वीडियो वायरल हुआ है जो आज ट्विटर पे और सब जगह पे ट्रेंड भी कर रहा है कि गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा नहीं करने दी जा रही है, और बीजेपी के समर्थक उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से निकल जाए। और गौतम पाल का वीडियो और गोपाल इटालिया का जो वीडियो, उसके बारे में बात करके इस चर्चा को आगे ले जाते हैं और बोलते हैं हम यहाँ पे आपको सभा नहीं करते, धमकी तक दे देते हैं। तो ये मतलब डेस्परेशन है, समझ लीजिए। मैं आता हूं आप हिमांशु जी, मामला तूर पकड़ रहा है। अब गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, गुजरात के सबसे बड़े चेहरे हैं, और अरविंद केजरीवाल के जो साथी हैं संजय सिंह हैं और बाकी हैं, इनका ये कहना है कि मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तो गोपाल इटालिया को पुराने मामले में दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के थाने में बैठाया, 3 घंटे गिरफ्तारी कर दी, और इसलिए ये सब कुछ हुआ क्योंकि गोपाल इटालिया पाटीदार हैं, पाटीदार समाज से आते हैं, और मोदी जी और बीजेपी को पाटीदार समाज से घृणा है। उनका यह कहना है कि पाटीदार होने की वजह से 3 घंटे उनको यहां पर पुलिस ने परेशान किया। ये जो पाटीदार एंगल है, ये जो अब उठाया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका कोई प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए दीपक जी, ये शुद्ध राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरीके से राजनीति कर रही है। आपने ये देखा कि एक तरफ मोदी जी ने जो इश्यूज उठाए हैं, हम एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहला ये कि आम आदमी पार्टी के गौतम जी वाला मामला जो दिल्ली वाला है, जिसमें ये कहा गया कि भाई उन्होंने हिंदू धर्म के, जी हाँ, हिंदू धर्म के बारे में बोला उन्होंने जी। अब अगर आप बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो है एक जिस धर्म से आप उस तरफ जा रहे हैं उस धर्म की मूर्तियां हटाते हैं। कुछ वक्त पहले यूएस में स्वामीनारायण सेक्ट के एक संत ने जो है इसी तरह की कोई स्पीच दी थी जहां स्वामीनारायण भगवान को ऊपर रखा गया था और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को हटा दिया गया था, और उसको लेकर के सौराष्ट्र में, शायद मोरबी में कहीं ब्राह्मण समाज ने या किसी ने एक
कंप्लेंट भी पुलिस में की, लेकिन ये सारी चीजें दबा दी गई। लेकिन ये इशू गोपाल इटालिया वाला या गौतम वाला ये तुरंत उठा लिया गया। राजनीति, इलेक्शन की राजनीति के अलावा इसमें कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजिकल चेंज है, ये जो अचानक देहात से शहर की तरफ झाड़ू चल रही है, क्या यही डिसाइडर होने जा रहा है? कि यही एक निर्णायक दांव होगा केजरीवाल की तरफ से? देखिए दीपक जी, एक बात तो बड़ी साफ है कि 2022 में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत से गुजरात में सत्ता पे अकेले नहीं आ सकती। उसके पास ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है। वो इनिशियली जब गुजरात में उतर रही थी तो उसका कोई इरादा इस लड़ाई में इस तरीके से उतरने का था ही नहीं। वो यहाँ पर इस 2022 को इस्तेमाल करना चाहती थी अपना ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क खड़ा करने के लिए, ताकि 2027 में वो पुरजोर ताकत से उतरे। ये उनका बेसिक प्लान था। लेकिन जो पंजाब के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में ओब्लिक नरेंद्र मोदी जी ने जब नजर की और उनको कहीं खतरे की घंटी नजर आने लगी आम आदमी पार्टी के पंजाब के सक्सेस के बाद, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो अब हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन प्रॉब्लम में आए, क्योंकि वो प्रभारी थे वहां के और बहुत एक्टिवली बहुत तेजी से काम कर रहे थे। तो सत्येंद्र जैन प्रॉब्लम में आए। फिर वो एक फिल्म को लेकर के और उसकी टैक्स माफी को लेकर के केजरीवाल जी के घर पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उसके बाद इनकी इनर कोर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम गुजरात में ताकत नहीं लगाएंगे तो हमको हमारे घरों में जो है बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तो ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस करके वो लोग उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से उतरते हैं। बट फॉर द मोमेंट अगर इसको समअप करके करते हैं तो ये है कि बीजेपी अंडर प्रेशर या मोदी जी जो जिस चीज को देख रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से माइक्रो मैनेज करते हैं। देखिए, यू हैव टू सर्टेन थिंग्स यू हैव टू गिव टू मोदी जी। कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है। वो 12 सीट के लिए विपुल चौधरी फिर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नॉर्थ गुजरात में। ट्रू, क्योंकि 12 सीट पे अंजना चौधरी के जो है उनके वो है, तो वहां पर फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है। हम इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी में उलझ कर रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस भी है। और पिछली बार तो कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई थी, मतलब बहुत कम अंतर था। कांग्रेस क्या गांव में और अपनी पॉकेट्स में, जो ट्राइबल पॉकेट्स हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, धीमे धीमे, जैसे उन्होंने कहा ना कि खटिया पर बैठ के 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं और डोर टू डोर कांग्रेस जा रही। कांग्रेस क्या वाकई पहले जैसी ताकतवर फिर से हो सकती है या कांग्रेस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है? कांग्रेस को आप क्या कहां देखते हैं खड़ा होकर? अंतिम सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जामनगर की स्पीच में बोला था कि मुझे पता नहीं कांग्रेस वाले दिखाई नहीं दे रहे तो है कहां पे। तो हमको पता चला कि वो खटिया परिषद कर रहे हैं। सही बात है, आईबी का रिपोर्ट वगैरह ऑब्वियसली पीएमओ को मिल जाता है। कांग्रेस एकदम ग्रास रूट लेवल पे राजकोट में बंगलों में लेके पूरी उनकी टीम दिल्ली से आके बैठी है, शांति से, किसी को पता नहीं है, पूरा सौराष्ट्र घूम रहे हैं, डोर टू डोर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कांग्रेस में जो 2 चेंजेस मैं इस बार देख रहा हूं कि लास्ट टाइम कांग्रेस ने उतनी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी 70 का आंकड़ा क्रॉस कर गई थी कांग्रेस। तो इस बार एक बात समझिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कांग्रेस जा रही है। दूसरा क्या हुआ है कि स्वर्गीय अहमद भाई पटेल अभी नहीं है, तो उसके बारे में किस तरीके से बात करनी मुझे पता नहीं, बट एक बात ऐसी आती थी कि हमेशा अहमद भाई पटेल वीक कैंडिडेट फील्ड करवाते थे पिच पे या फिर चेस बोर्ड पे। इस बार अहमद जी नहीं है, तो कांग्रेस किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी लेके जाएगी, किस तरीके से मेंटेन करेगी। और देखिए, ये जो आम आदमी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को सबसे बड़ा डर यही है कि उनका वोट शेयर खो ना जाए, उनकी जो पकड़ है जहां पे वो खो ना जाए। तो वो एकदम सटीक तरीके से गोरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल से शांति से जा रही है।
लास्ट मिनट पे, लास्ट में कांग्रेस में ऐसा हुआ था कि जब जो पोलिंग बूथ थे वहां पे उनके जो एजेंट्स है वो मैनेज हो गए थे, ऐसी बात आती थी। इस बार शायद ये ना हो, ऐसी संभावना है। और दूसरा, आई एम अ बाइकर, मैं बाइक लेके घूमता हूँ, मिश्रा जी को पता है, तो आई एम अ बाइकर एंड मैं जहां जहां पे भी हाईवेज पे देखता हूँ कांग्रेस के होर्डिंग्स, पहली बार मैं कांग्रेस के होर्डिंग्स पे उनके जो प्रत्याशी हो रहा है, उनके जो उम्मीदवार है, उनके नीचे उनकी एजुकेशन डिग्री लिखी हुई देखता हूँ। यहाँ पे थोड़े दिनों पहले मैं गोंडल जा रहा था, शाहपुर में मैंने एक होर्डिंग देखा जहाँ पे जो खड़े हैं तो उनका मैकेनिकल इंजीनियर भी MLM एंड MJMC, मतलब वो जर्नलिस्ट भी है, लॉयर भी है और इंजीनियर भी है। तो आप एक परसेप्शन बिल्टअप कर रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता जा रहा है शाहपुर, देयर आर स्मॉल एंड मतलब SME MSME वाले करीबन 1000-2000 कारखाने होंगे जी। तो कितने लोग उस रास्ते पे जाते हैं? समय कम है, मैं हिमांशु भाई यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ मैं, समय कम है। और आखिरी सवाल, अंतिम सवाल आप ही के सवाल से और जवाब से उठा हुआ है, मिश्रा जी से पूछूंगा, फिर हमें कार्यक्रम खत्म करें। मिश्रा जी, ये मैं जानना चाह रहा था, जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भीतर ही भीतर चुपचाप ट्राइबल क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में अपने को मजबूत कर रही है, प्रचार कर रही है, और इधर आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं शहर में जो है वो बीजेपी को रोक रही है। ये जो सिनेरियो है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां मजबूती से खड़ी है और बीजेपी जहां मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो ये किस तरह के नतीजे की तरफ हमें संकेत दे रहा है, ये जो डेवलपमेंट है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को अगर दोनों पार्टियों के बारे में बोलने की जरूरत पड़ती है तो इसका इंटरप्रिटेशन मेरे जैसा आदमी ये करता है कि उनको कहीं ना कहीं दोनों जगह से कुछ ना कुछ किस्म का खतरा नजर आ रहा है। मैंने इससे पहले जब अभी आपसे बात कर रहा था तब मैंने ये कहा था कि अर्बन वोट्स का इरोजन हो सकता है जहां पर आम आदमी पार्टी के घुसने के चांसेस हैं। अब मैं दूसरा कह रहा हूं कि कांग्रेस खत्म तो हो नहीं सकती। अगर जो पार्टी 51 सीट 2002 में लाई थी वर्स्ट सिनेरियो में, तो वो कहीं ना कहीं कोई एक वोटर है, एक क्लास ऑफ वोटर है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। लिहाजा रूरल एरियाज में उसकी पकड़ काफी है। अब आप सिनेरियो देखिए कि इधर ये काट के कुछ लाते हैं और इधर ये अपनी, मान लो कि मैं ये कहता हूं कि इनका 77 से इरोजन भी हो जाता है, इनके गढ़ में कांग्रेस का इरोजन हो जाता है और वो 55 या 50 या 51 पर आकर खड़े हो जाते हैं। इमेजिनरी सिनेरियोज हैं इस वक्त, पॉसिबिलिटी, और कहीं ये कर देते हैं 25-30 के आसपास आ जाते हैं आम आदमी पार्टी। हाँ, तो कहां पहुंच गए जी, अपोजिशन पार्टी भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, और 2013 दिल्ली याद करिए। जी हाँ, आप चाहे नहीं, इट इज नॉट इन योर हैंड्स। आप मेल मिलाप न चाहते हो, आपको एक दूसरे की गर्दन पकड़ के दबानी हो, जायज है पॉलिटिक्स में, लेकिन जो इक्वेशंस आके खड़े हो जाते हैं तो ये है कि वो अंग्रेजी का वो मामला आता है, हैंग टुगेदर और हैंग सेपरेटली। अब दोस्तों थोड़ी थोड़ी तस्वीर तो क्लियर हो ही गई होगी कि इलेक्शन इतना आसान भी नहीं है जैसा कि गोदी मीडिया बयान कर रही है। टफ है फाइट। और एक चीज़ बहुत मुझे लगता है अहम रहेगी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इनमें एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक गुपचुप समझौता हो गया पिछले दरवाजे से, किसी को पता ना लगे, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि कांग्रेस जो ट्राइबल एरिया है, जो देहात एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर अपनी पैठ बनाए, वहाँ पर सक्रिय हो जाए, और आम आदमी पार्टी शहरों में, क्योंकि अर्बन पार्टी है आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी शहरों में डटकर मुकाबला करे मोदी की फौज से, चाहे वो अहमदाबाद है, चाहे वो बड़ौदा है, चाहे वो राजकोट है, चाहे सूरत है, ये जो शहर हैं, जो गढ़ हैं, जो मजबूत किले हैं, अगर इन किलों में घेराबंदी आम आदमी पार्टी करते हैं तो आप कह सकते हैं कि फिर ये इलेक्शन बहुत ही कांटे का होने वाला है। तो मैं आपको इस इलेक्शन पर अपडेट करता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल जो जर्नलिस्ट हैं, जो कम से कम
मोदी और अमित शाह से डरते नहीं हैं, ऐसे लोगों को मैं स्क्रीन पर लाऊं और उनसे फिर बातचीत हो कि वाकई वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये आज की रिपोर्ट थी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए किस तरह के आप वीडियोस पसंद करना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। बहुत ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज के दौर में कहीं ना कहीं एक सही पिक्चर इस देश की जनता को देखनी चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी आप मदद करें। और अगर आपने बेल आइकॉन जो है इसको अगर आपने क्लिक नहीं किया तो ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ये वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज बस इतना ही, कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, कोशिश करूँगा जवाब देने की। आज बस इतने, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।